Okay, before vacations, we had discussed register and the types of register, and today we will continue our syllabus. And the topic we are going to discuss today is theories and methods of stylistics. Let me present the screen. स्क्रीन शो हो रही है सब स्टूडेंट्स को? जी मैम। ओके, हमारा टॉपिक है theories and methods of stylistics. But first of all, the thing that I want to explain to you is difference between theories or approaches and methods. थीरी या अप्रोच और मेथड में डिफरेंट क्या है, बट बिफोर दैट थीरी और अप्रोच की बात कर लेते हैं। थीरी को अप्रोच भी कहा जाता है। थीरी एंड अप्रोच, दीज टू वर्ड्स आर द सेम थिंग। सो अप्रोच और थीरी आर द आइडियाज एंड द वे टू डू समथिंग। या किसी भी चीज़ को करने का जो आइडिया होता है या उसके लिए जो अप्रोच हम अडॉप्ट करते हैं, वो थीरी कहलाती है। और थीरी और अप्रोच एक ही चीज़ का नाम है। एंड ऑन द अदर हैंड मेथड इज वेयर द थिंग दैट वी डू विद दैट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर स्टेप्स, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दो स्टेप। कि हम कोई भी चीज़ अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और वो चीज़ मेथड कहलाती है। यहाँ पे हम स्टाइल की बात कर रहे हैं, एनालिसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मेथड जो टर्म है ओवरऑल उसको देखते हैं, उसके मीनिंग को देखते हैं, तो दैट मीन्स के जब हमने कुछ भी अकम्प्लिश करना होता है उसके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम अकम्प्लिश कर रहे होते हैं उस चीज़ को, तो उसे मेथड का नाम दिया जाता है। सो अब theory means the idea or the way to do something, and on the other hand method means the steps through which we accomplish something। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसको थ्रू स्टेप्स और थ्रू प्रोसीजर जब हम कंप्लीट करते हैं तो वो मेथड कहलाती है। तो सबसे पहले तो अप्रोच और मेथड के मीनिंग को क्लियर करना ज़रूरी है, एंड देन वी विल गो फर्दर इनटू द लेक्चर। Okay, here I have an example to make this point more clear. किसी भी राइटर के स्टाइल को समझने के लिए थीरी और मेथड को यूज़ किया जाता है। थीरी और मेथड ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इन दोनों को यूज़ किया जाता है किसी भी राइटर के स्टाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं पर्सनालिटी स्टाइल से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी भी इंडिविजुअल की या ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को एनालाइज करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। एग्जांपल दे रही हूँ पर्सनालिटी स्टाइल से रिलेटेड। अगर आपने किसी भी ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को एनालाइज करना है तो वो हर बंदे का तरीका डिफरेंट होगा कि वो किस तरह से एनालाइज करता है उसको, जो कि डिफरेंट अप्रोचेस कहलाएंगे। कि जिस भी आइडिया के थ्रू या जिस भी वे में वो उसको एनालाइज कर रहा है उस अगले बंदे की पर्सनालिटी को, वो थ्योरी कहलाएगी या फिर अप्रोच कहलाएगी। आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? जी मैम। ओके। अब फॉर एग्जांपल किसी पर्सनालिटी को एनालाइज करने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को एनालाइज करने के लिए आप अगर उसका बिहेवियर देखते हो तो वो एक अप्रोच होगी या एक थ्योरी कहलाएगी। या फिर आप उसकी ड्रेसिंग के थ्रू अगर उसे एनालाइज कर रहे हो तो वो भी एक थ्योरी होगी, अप्रोच होगी कि आप उसकी ड्रेसिंग के थ्रू उसको एनालाइज कर रहे हो। या फिर आप उसके फाइनेंशियल स्टेटस के थ्रू उसे एनालाइज कर रहे हो, वो भी एक थ्योरी या अप्रोच होगी। तो ये सब थीरीज या अप्रोचेस कहलाएंगी कि आप किसी की पर्सनालिटी को उसके ड्रेसिंग, उसके फाइनेंशियल स्टेटस या फिर उसके बिहेवियर के थ्रू एनालाइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैम यस। मैम इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये बिहेवियर और ये फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह ये अप्रोच कैसे हो सकती है। अप्रोच तो वो ही नहीं होती जो हम अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पे। अप्रोच मीन्स द आइडिया और द वे टू डू समथिंग, कि हम किस तरीके के थ्रू उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, वो अप्रोच होगी।
या अप्रोच मीन्स कि वो कौन सा तरीका है कि आप जिसके थ्रू अगले बंदे को एनालाइज कर रहे हो। जैसे कि अभी यहाँ पे हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी को एनालाइज करने की बात कर रहे हैं। अब हर बंदा उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेगा। मैंने ड्रेसिंग स्टाइल को अप्रोच किया है कि मैं ड्रेसिंग स्टाइल के थ्रू उसको एनालाइज कर रही हूँ, तो वो एक अप्रोच होगी कि मैंने इस आइडिया को चूज़ किया या इस वे को चूज़ किया है कि मैं उसकी ड्रेसिंग के थ्रू उसको अप्रोच कर रही हूँ। या फिर जैसे कि एक और एग्जांपल दी फाइनेंशियल स्टेटस, मैं उसके थ्रू उसकी पर्सनालिटी को अप्रोच कर रही हूँ और उसके थ्रू मैं फिर फर्दर स्टेप्स में जाऊंगी, मेथड्स में जाऊंगी और उस चीज़ को एनालाइज करूंगी। ठीक है, तो अप्रोच क्या है? जी अप्रोच मैम। इज अ वे टू डू समथिंग, कि आपने क्या चीज़ को अडॉप्ट किया है, किस आइडिया को अडॉप्ट किया है उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, उसको हम अप्रोच का नाम देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी ड्रेसिंग स्टाइल की बात कर लेते हैं कि आपने ड्रेसिंग स्टाइल के थ्रू अगले बंदे की पर्सनैलिटी को एनालाइज करना है, तो वो एक अप्रोच है। ठीक है, या फिर थीरी, जो कि सेकंड वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो थीरी या फिर अप्रोच है। अब जो दूसरा टर्म है वो है मेथड। अब एक पर्सन की पर्सनैलिटी को आप उसकी ड्रेसिंग के थ्रू जब एनालाइज कर रहे हो, तो ड्रेसिंग के थ्रू एनालाइज करने के लिए आप डिफरेंट स्टेप्स में जाओगे। ठीक है, या फिर फर्दर प्रोसीजर में आप जाओगे कि ड्रेसिंग में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जिनके थ्रू आप उसको एनालाइज करोगे। ये जो एक अप्रोच है कि आपने उसके ड्रेसिंग स्टाइल के थ्रू उसको एनालाइज करना है, ये एक अप्रोच थी। और आप जब फर्दर स्टेप्स में जाओगे तो वो मेथड होगा, वो प्रोसीजर होगा। अब फर्दर स्टेप्स क्या हो सकते हैं जब आप किसी को उसकी ड्रेसिंग स्टाइल के थ्रू एनालाइज कर रहे हो? उसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक उसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी है, किस तरह से उसने ड्रेस को डिज़ाइन किया हुआ है, ये हो सकता है। या फिर कौन सा कलर स्कीम उसने चूज़ किया हुआ है दैट ही और शी वेयर, कि उसने कलर कंट्रास्ट कैसा है जो उसने पहना हुआ है, या फिर कलर कॉम्बिनेशन क्या है जो भी उसने पहना हुआ है ड्रेस उसका, तो उसके थ्रू आप एनालाइज कर रहे होगे। या फिर फिटिंग ऑफ ड्रेस, टाइट है, लूज है, किस तरह का ड्रेस है, उसकी फिटिंग कैसी है, उसके थ्रू आप एनालाइज कर रहे हो, ये भी एलिमेंट हो सकता है। देन कलर ऑफ ड्रेस, लाइट कलर पहना हुआ है, डार्क कलर पहना हुआ है, ब्राइट कलर पहना हुआ है, उसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो। देन फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्रेसिंग का एलिमेंट हो सकता है कि अगले बंदे ने फॉर्मल ड्रेसिंग की है, इनफॉर्मल ड्रेसिंग की है। तो ये सारे फर्दर स्टेप्स हैं या फिर फर्दर पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप उसको एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज कर रहे हो। द बेसिक अप्रोच इज ड्रेसिंग स्टाइल, और उसके आगे फर्दर एलिमेंट्स थे, फर्दर पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आपने उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज किया है। तो बेसिक जो चीज़ होगी, जो आइडिया होगा, जो वे होगा, वो अप्रोच या थीरी कहलाएगी। और फर्दर जब आप उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए डिटेल में जाओगे, उसके प्रोसीजर में इन्वॉल्व होगे, तो वो चीज़ मेथड कहलाएगी। तो ये अप्रोच और मेथड में, या थीरी और मेथड में डिफरेंस है। इज इट क्लियर? जी मैम। मैम मतलब थियरी और अप्रोच ये दोनों सेम है और मेथड इनसे डिफरेंट है? जी, मेथड डिफरेंट, मेथड डिटेल्स में जब हम जाते हैं। अप्रोच जो है वो बेसिक चीज़ होती है जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करने लगे हो। ठीक है, या यहाँ पे हम स्टाइलिस्टिक्स की बात करें, स्टाइल को अगर हम एनालाइज करने लगे हैं, तो बेसिक जो हमारा आइडिया होगा, ये वे होगा, जो बेसिक वे होगा जिसके थ्रू हम उस चीज़ में जो है इन्वॉल्व होंगे। तो वो बेसिक चीज़, बेसिक वे, बेसिक आइडिया अप्रोच होगी हमारी, या फिर थीरी होगी। और फिर फर्दर जब हम डिटेल्स में जाएंगे, उन डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हो सकता है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। एक कई दफ़ा होता है ऐसा कि कुछ स्टेप बाय स्टेप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम किसी चीज़ को देख रहे हैं। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, हो सकता है हम किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना देखें, या फिर स्टेप बाय स्टेप ना देखें उस चीज़ को, बल्कि कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड हों, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हों उसके थ्रू हम उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हो। तो फर्दर डिटेल्स में जब हम जाएंगे, उसके प्रोसीजर में जब हम इन्वॉल्व होंगे, तो वो उसका मेथड कहलाएगा। तो बेसिक वे जो है वो अप्रोच होगा, थीरी होगी। और उसको जब हम फर्दर एनालाइज करेंगे, उसकी डिटेल्स में जाएंगे, उसके प्रोसीजर में जाएंगे, तो वो मेथड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है अप्रोच और थीरी, एक ही चीज़ है। अप्रोच या थीरी इज द वे ऑफ to do something, the way to do something, and method are the steps that helps us to analyze that thing. ये मेथड होगा। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
ओके, नाउ स्टाइलिस्टिक्स या स्टाइल को एनालाइज करने के लिए जो अप्रोचेस या थीरीज हैं वो 4 इन नंबर हैं। यहाँ पर 4 अप्रोचेस को मैंने ऐड किया हुआ है आपके सिलेबस में। इनसे रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि स्टाइल वाला हमारा टॉपिक था। उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल्स को डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। याद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स? थ्री कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट था एंड लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट था। ये उसी से रिलेटेड है वो जी, वो अप्रोचेस थी। तो यहाँ पे एज डिफरेंट टॉपिक हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है। उसमें हमने 3 जो थे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम बेसिकली थीरीज को पढ़ रहे हैं। तो देयर आर 3 थीरीज और 4 थीरीज और 4 अप्रोचेस of stylistic. The first one is impressionistic approach to style or impressionistic theory. The second one is visual approach to style. Third one is practical approach to style. And fourth one is objective approach to style. One by one इनको डिस्कस करेंगे. The first one is impressionistic approach to style. Impressionistic approach को ट्रेडिशनल स्टाइल भी कहा जाता है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉइंट है उससे रिलेटेड। तो क्या है देखते हैं हम इसको। इम्प्रेशनिस्टिक एंड ट्रेडिशनल स्टाइल इज सब्जेक्टिव एंड अनसाइंटिफिक। ट्रेडिशनल स्टाइल या इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल जो है वो सब्जेक्टिव होता है और अनसाइंटिफिक होता है। अनसाइंटिफिक मीन्स कि हम चीज़ों को या फिर जब हम स्टाइल को स्टडी करते हैं तो हम साइंटिफिकली उस चीज़ को नहीं देखते। जैसे कि लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन अ साइंटिफिक वे। हम साइंटिफिकल वे में लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल स्टाइल में हम देख रहे होते हैं या फिर ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अनसाइंटिफिक होते हैं जब हम स्टाइल को स्टडी कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिशनल स्टाइल जो है वो अनसाइंटिफिक है एंड इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव मीन्स कि आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस उसमें ऐड होती हैं। जब आप किसी भी स्टाइल को एनालाइज कर रहे हो, कुछ भी एनालाइज कर रहे हो, तो आपकी पर्सनल चॉइसेस उसमें ऐड हैं। आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपके पर्सनल ओपिनियंस, आइडियाज़ एंड थॉट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो इसलिए इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी जो है वो अनसाइंटिफिक और सब्जेक्टिव होती है। साइंटिफिकली हम चीज़ों को नहीं देखते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं, हम बाइस्ड होते हैं, हमारी पर्सनल चॉइसेस उसमें ऐड होती हैं। This concept of style is essentially ambiguous because the reader may or may not share with the writer and critic the level and delicacy of intuitive perception. This style is ambiguous because unscientifically जब आप एनालाइज करोगे चीज़ों को तो वो हैफजर्ड मैनर में होंगी, कोई तरतीब नहीं होगी उसमें। और तो इसमें एम्बिग्विटी का एलिमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीज़ें और कॉम्प्लेक्सिटी का एलिमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स होंगी चीज़ें। एंड दैट इज़ अनक्लियर एंड मे बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज राइटर ने किसी और लेवल पर उस चीज़ को प्रोड्यूस किया और रीडर ने किसी और लेवल पर उस चीज़ को एनालाइज किया और उसको अंडरस्टैंड करता है। जब एक रीडर रीड करता है उस चीज़ों को, तो उन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग की जो इंट्यूशन है या फिर परसेप्शन है, दैट मे बी डिफरेंट। So when writer and reader are not on the same page, then to reach on one conclusion, to understand, things become very difficult and things become ambiguous. तो ambiguity का element वहाँ पे आ जाता है। It is therefore undemocratic in its nature. Undemocratic होता है ये approach और ये theory जो है ये undemocratic है। अनडेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेसी से रिलेटेड होती है जिसमें सबकी राय शामिल होती है। लेकिन ये अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक मीन्स कि इसमें राइटर का लेवल कुछ और होता है और रीडर का लेवल कुछ और होता है, कि सेमनेस नहीं होती है और स्टाइल को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी नहीं किया जा सकता। तो ये अनडेमोक्रेटिक का एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है। हेनरी फील्डिंग, डेविड लॉज एंड माइकल रिफेट्रे रिप्रेजेंट द सब्जेक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच टूवर्ड्स स्टाइल। यहाँ पे कुछ लिटरेरी क्रिटिक्स, थियरिस्ट्स और राइटर्स के नाम हैं जो कि इस स्टाइल को जिन्होंने फॉलो किया।
जिसमें हेनरी फील्डिंग, डेविड माइकल एंड का नाम मेंशन है। तो इन्होंने ये सब्जेक्टिविटी को फॉलो करते थे, इम्प्रेशनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करने वाले राइटर्स और क्रिटिक्स थे। Following literary references further clarify the traditional concept of style. Next कुछ traditional concept of style को define कर रही हैं। तो इन definitions को आप लोग read out कर लीजिएगा, मैं फिलहाल इनको read नहीं कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा definitions यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि traditional style के according है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है या फिर इम्प्रेशनिस्टिक थीरी है, उससे रिलेटेड जो स्टाइल की डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्टिविटी इन ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्टाइल। तो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट होता है, एंड सब्जेक्टिविटी क्या है कि आपका बाइस्ड होना, आप चीज़ों में अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ऐड कर लेते हो, अपनी पर्सनल चॉइसेस को ऐड कर लेते हो, तो वो सब्जेक्टिविटी कहलाता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच का जो बेसिक एलिमेंट है वो यही है कि इसमें सब्जेक्टिविटी होती है और ये अनसाइंटिफिक होता है। आगे यहाँ पे एक जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें जो डेफिनेशंस हैं ट्रेडिशनल स्टाइल की, ट्रेडिशनल अप्रोच की, उसका समअप लिखा हुआ है। A cursory glance at some of the traditional definitions of style quoted above shows that impressionistic nature that renders them unacceptable for an inapplicable to a linguistic analysis. According to all these definitions, a traditional style is unscientific and things become ambiguous because जो है ये चीज़ें जो है अनएक्सेप्टेबल और इनएप्लीकेबल हो जाती हैं, बिकॉज जब आप अनसाइंटिफिकली चीज़ों को देखते हैं या फिर सब्जेक्टिव हो जाते हैं तो चीज़ें लिंग्विस्टिक अप्रोच के लिए अनएक्सेप्टेबल और इनएप्लीकेबल हो जाती है। बिकॉज लिंग्विस्टिक अप्रोच क्या है, जिसमें हम साइंटिफिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो लिंग्विस्टिक अप्रोच के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ट्रेडिशनल स्टाइल जो है वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस के बिल्कुल ऑपोजिट है और लिंग्विस्टिकली ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल और इनएप्लीकेबल होती है। Style is a sum of collective characteristics of writing, diction, and expression. It consists in individual linguistic idiosyncrasies. It is the collective impression left by the way an author expresses himself. यहाँ पे एक term mention की हुई है, idiosyncrasies. Idiosyncrasies is basically a psychological term. Psychology में इसको use किया जाता है. That means way of thought और mode of behavior. किसी इंडिविजुअल का जो मोड ऑफ बिहेवियर होता है उसको आइडियोसिंक्रेसिस का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग जब वॉक करता है, चल रहा है अगर, तो वो ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मार देता है, तो वो उसका मोड ऑफ बिहेवियर है, क्योंकि हर कोई उस वे में नहीं चलता, उस मोड में वो उसका बिहेवियर नहीं होता कि हर कोई जब चलता है तो वो ज़मीन पे ज़ोर से पाँव मारता है। तो वो अगर एक बंदे ने इस मोड को अडॉप्ट किया है तो वो उसका आइडियोसिंक्रेसिस है कि वो उसका मोड ऑफ बिहेवियर है। या फिर यहाँ पे हम अगर लिंग्विस्टिक के हवाले से बात करें तो लैंग्वेज के हवाले से जो भी उसका मोड ऑफ बिहेवियर होगा, जो भी उसका वे ऑफ थॉट होगा, वो आइडियोसिंक्रेसिस कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो ये स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल है, ये कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक का समअप है, जो स्टाइल कहलाता, जो ट्रेडिशनल स्टाइल कहलाता है, जिसमें इंडिविजुअल की राइटिंग भी आ जाती है, उसका डिक्शन भी इंक्लूड होता है। डिक्शन क्या होता है? डिक्शन मीन्स द वे ऑफ आर्टिकुलेशन, स्पीकर के बोलने का अंदाज क्या है, ठीक है, किस वे में वो बोल रहा है, वो डिक्शन कहलाता है। डिक्शन भी इंक्लूड होता है, उसके एक्सप्रेशंस भी इंक्लूड होते हैं, आइडियोसिंक्रेसिस भी इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में इंक्लूड होती हैं। सो बेसिकली ट्रेडिशनल स्टाइल जो है ये सब्जेक्टिव होता है, अनसाइंटिफिक होता है, और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ अनएक्सेप्टेड और इनएप्लीकेबल होती है। दिस इज़ द सम अप ऑफ दिस थ्योरी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या फिर इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी है, ये सब्जेक्टिव होती है, अनसाइंटिफिक होती है, एंड फ्रॉम लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड इनएप्लीकेबल। Then the second theory is individual approach to style. Towards the beginning of the 19th century के start में ये theory introduce हुई. The use of language in literature was no longer seen as a product of an established set of rules and devices, but an orientation toward the spontaneous overflow of powerful feelings. In the starting of the 19th century, लिटरेचर में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी उसमें सेट ऑफ रूल्स और डिवाइसेस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता था, बल्कि पावरफुल फीलिंग्स को ऐड किया जाता था।
फीलिंग्स को या फिर एक्सप्रेशंस को ऐड किया जाता था। यहाँ पे एक कोटेशन ऐड की हुई है, इटैलिक किया हुआ है मैंने उसको, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन ऑफ पोइट्री में से ली गई है, हो सकता है आपने इसको पहले पढ़ा हुआ हो। तो इसका मतलब क्या, उस वर्ड्सवर्थ ने भी इस चीज़ को पे फोकस किया और इस चीज़ को एम्फसाइज किया कि लिटरेचर में फीलिंग्स को ज़्यादा ऐड किया जाता था। ठीक है, पावरफुल फीलिंग्स को एक फ्लो में ऐड किया जाता था लिटरेचर में। तो इंडिविजुअल अप्रोच में फीलिंग्स पर, एक्सप्रेशंस पर ज़्यादा फोकस किया गया और डिवाइसेस या फिर सेट ऑफ रूल्स जो थे उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। That every writer had a natural linguistic idiosyncratic way of expressing ideas led to identification of style with man and his thought। और हर पर्सन का एक अपना नेचुरल स्टाइल होता है, वो किस वे में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने थॉट्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, वो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट स्टाइल होता है। It advocates the expressive rather than the aesthetic properties। It is also an important point कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एस्थेटिक प्रॉपर्टीज को निगलेक्ट किया गया, उनको उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, बल्कि एक्सप्रेसिव प्रॉपर्टीज जो थी उनको अडॉप्ट किया गया और राइटिंग में, स्टाइल में एक्सप्रेसिव प्रॉपर्टीज को ऐड किया गया और यूज़ किया गया इन राइटिंग और इन लिटरेचर। In the light of such perspective, there is a revival of Cicero's conception। सीसरो का कॉन्सेप्ट जो था वो भी रिवाइव हुआ, और वो क्या कॉन्सेप्ट था, एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी मीन्स के पर्सनैलिटी को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करना, ये कॉन्सेप्ट था सीसरो का। इसको भी रिवाइव मिला इस दौर में, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। This way of entertaining the language of literature is known as individual style। और इस सब चीज़ को एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी और एक्सप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा फोकस करना, उनको अडॉप्ट करना, पावरफुल फीलिंग्स को ऐड करना रादर देन रूल्स एंड डिवाइसेस विद इन अ लैंग्वेज। तो इन सब चीज़ों के यूजेज को इंडिविजुअल स्टाइलिस्टिक्स का नाम दिया गया और इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ स्टाइल का नाम दिया गया। तो इससे रिलेटेड भी कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे विद रेफरेंसेस ऐड की हुई हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली है क्या, इंडिविजुअल अप्रोच, इसमें एक्सप्रेसिवनेस इज अडॉप्टेड एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज आर मिसिंग। और इसमें जो है रिवाइवल हुआ एक कॉन्सेप्ट का जो कि सीसरो का कॉन्सेप्ट था, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करना थ्रू लैंग्वेज इन राइटिंग और इन लिटरेचर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी से रिलेटेड। देन थर्ड वन इज प्रैक्टिकल अप्रोच टू स्टाइल, जो कि इम्पॉर्टेंट थ्योरी है स्टाइलिस्टिक्स में। प्रैक्टिकल अप्रोच टू स्टाइल, स्टाइलिस्टिक्स कैन बी सीन एज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ moves within literary criticism early in the 20th century to concentrate on studying text rather than authors। 20th सेंचुरी के अर्ली 20th सेंचुरी में ये इंट्रोड्यूस हुई ये थ्योरी, प्रैक्टिकल अप्रोच टू स्टाइल। 19th सेंचुरी में तो इंडिविजुअल स्टाइल पर फोकस किया जाता था, जैसे कि प्रीवियस हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो भी 19th सेंचुरी के स्टार्ट में स्टार्ट हुई और इंट्रोड्यूस हुई, और उसमें इंडिविजुअल स्टाइल पर फोकस किया जाता था। लाइक वर्ड्सवर्थ का स्टाइल, जैसे कि कोटेशन भी ऐड थी, वर्ड्सवर्थ का स्टाइल या फिर किसी भी राइटर का एक इंडिविजुअल स्टाइल होता है, उस पर फोकस किया जाता था। लेकिन 20th सेंचुरी में इसमें चेंज आया और इसको प्रैक्टिकल अप्रोच का नाम दिया गया, जिसमें ये बात की गई कि राइटर पर फोकस नहीं करना है बल्कि उसकी राइटिंग पर फोकस करना है। ठीक है, और इस चीज़ को न्यू क्रिटिसिज्म का भी नाम दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि राइटर को निगलेक्ट किया जाने लगा और उसकी जो राइटिंग थी और जो भी वो टेक्स्ट राइट करता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, और उस चीज़ के एनालिसिस को प्रैक्टिकल अप्रोच का नाम दिया गया। 19th century literary criticism concentrated on the author। 19th century वाली जो अप्रोच है उसकी बात हो रही है, जो प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ऑथर पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता था। एंड इन ब्रिटेन द टेक्स्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ टू क्रिटिक्स, I.A. Richards and William Empson, his peoples reject that approach in order to concentrate on the literary text themselves and how readers were affected by those texts। और उस चीज़ को दो क्रिटिक्स के नाम यहाँ मेंशन किए हुए हैं, रिचर्ड एंड विलियम।
इन्होंने रिजेक्ट किया जो प्रीवियस अप्रोच थी उसको, जो कि इंडिविजुअल अप्रोच थी जिसमें ऑथर पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता था, उस चीज़ को रिजेक्ट किया और एक न्यू जो कॉन्सेप्ट था उस टाइम का, प्रैक्टिकल अप्रोच का नाम जिसको दिया गया और जिसको न्यू क्रिटिसिज्म का भी नाम दिया गया, उस चीज़ को अडॉप्ट किया इन राइटर्स ने और इन क्रिटिक्स ने, और राइटर की राइटिंग पर, उसके टेक्स्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। दिस अप्रोच इज ऑफन कॉल्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का भी इसको नाम दिया गया, एंड इट इज मैच्ड बाय अ सिमिलर क्रिटिकल मूवमेंट इन द यूएसए। एक अमेरिकन मूवमेंट थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से थी। इसको न्यू क्रिटिसिज्म का नाम भी दिया जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच को, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिमिलर थी न्यू क्रिटिसिज्म वाली मूवमेंट के साथ, जो कि उस टाइम पर अमेरिका में चल रही थी। तो यूएसए की मूवमेंट के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, बिकॉज उसमें भी यही पॉइंट था कि ऑथर की बजाय ऑथर के टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जिस वे में ऑथर ने उस राइटिंग को राइट किया है, जो भी टेक्स्ट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और इस मूवमेंट को फॉलो करने वाले जो लोग थे उनके नेम्स भी यहाँ मेंशन किए हुए हैं जो इस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। उसमें क्लिंट ब्रूक है, रीने वेल्क है, ऑस्टन रैन और कुछ और क्रिटिक्स भी उसमें शामिल थे, थ्योरिस्ट भी उसमें शामिल थे। तो उनकी जो मूवमेंट थी दैट इज नेम्ड न्यू क्रिटिसिज्म, उसको यूएसए मूवमेंट थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर थी प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का नाम भी दिया गया और न्यू क्रिटिसिज्म का नाम भी उसको दिया जाता था। New criticism was based almost exclusively on the description of literary works and independent aesthetic object, but practical criticism tended to pay more attention to the psychological aspect involved in a reader interacting with a work. यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म, यहाँ पे न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट की बात हो रही है, वो बेस्ड है डिस्क्रिप्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स और उसमें एस्थेटिक ऑब्जेक्ट पर भी फोकस किया जाता था, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म है। जो कि और ऑन द अदर हैंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसको प्रैक्टिकल अप्रोच और जो प्रैक्टिकल थ्योरी जिसको हम इन स्टाइल पढ़ रहे हैं, स्टाइलिस्टिक्स, उस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में किस चीज़ पर अटेंशन दी जाती थी कि रीडर जब एक वर्क को राइट करता है, एक वर्क के साथ इंटरेक्ट करता है एक रीडर, तो उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उस पर ज़्यादा अटेंशन दी जाती थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। कि एक राइटिंग को जब एक रीडर पढ़ता है, रीड आउट करता है, तो उसको वो किस वे में लेता है, ठीक है, उसको किस तरह से वो एनालाइज करता है, वो एक उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस, बट बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी न्यू क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, और वो यही थी कि इन दोनों थीरीज के अकॉर्डिंग, जो क्रिटिकल मूवमेंट सीन के अकॉर्डिंग, जो इनका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो यही था कि एम्फसिस ऑन लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट रादर देन इट्स ऑथर की बजाय टेक्स्ट पर, जो लैंग्वेज टेक्स्ट में यूज़ हुई है, जो भी टेक्स्ट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, उस पर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाए। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ स्टाइलिस्टिक्स था, जो कि थर्ड थ्योरी है। देन द फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव और लिंग्विस्टिक अप्रोच टू स्टाइलिस्टिक्स। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी, जिसमें हमने थ्री कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। उसमें हमने लास्ट वन लिंग्विस्टिक अप्रोच को डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड है। और क्या है ये, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एज लिंग्विस्टिक स्टडीज लैंग्वेज साइंटिफिकली, इट स्टडीज स्टाइल एज वेल इज एन इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। जो ऑब्जेक्टिव और लिंग्विस्टिक अप्रोच टू स्टाइल है, ये फर्स्ट वन जो अप्रोच थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जो फर्स्ट वन थी वो थी ट्रेडिशनल और इम्प्रेशनिस्टिक अप्रोच। उसमें क्या था कि हम सब्जेक्टिव, जब हम स्टाइल को स्टडी करते हैं तो हम सब्जेक्टिव होते हैं, हमारी पर्सनल चॉइसेस होते हैं, और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मीन्स अनबाइस्ड होना, कि जिसमें हमारी पर्सनल चॉइसेस शामिल नहीं होती हैं, हमारी पर्सनल फीलिंग्स जिसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, उसे ऑब्जेक्टिव का नाम दिया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो लिंग्विस्टिक। और लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, और मीन्स के यहाँ पे साइंटिफिक वाला एलिमेंट आ जाता है, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी वो अनसाइंटिफिक थी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बिल्कुल ऑपोजिट है लिंग्विस्टिक अप्रोच, बिकॉज इट इज साइंटिफिक एंड इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इट स्टडीज स्टाइल एज वेल एज इन एन इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। इम्पर्सनल वे में हम स्टाइल को स्टडी कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव मैनर में, ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने अभी बात की कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि अनबाइस्ड होना, और इम्पर्सनल का मीनिंग भी वही होता है। इम्पर्सनल मीन्स जिसमें आपकी पर्सनल चॉइसेस, आपके पर्सनल आइडिया
आपकी लाइक्स, आपके डिसलाइक्स वगैरह ऐड ना हो। तो ऑल दीज ये जो दोनों टर्म्स हैं, इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव, ये एक ही मीनिंग में है, यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इम्पर्सनल मीन्स अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव मीन्स कि जिसमें आपकी पर्सनल चॉइसेस शामिल ना हो। तो जब आप इम्पर्सनल हो और ऑब्जेक्टिव हो के स्टाइल को स्टडी कर रहे हो, साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हो, तो वो लिंग्विस्टिक अप्रोच या फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहलाएगी। According to this approach, stylistics define, studies and analyze a style objectively and technically applying methodologies of linguistics। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आप स्टाइल को स्टडी करते हो या किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हो, तो आप लिंग्विस्टिक मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट करते हुए, उनको अप्लाई करते हुए आप टेक्स्ट को एनालाइज करते हो टेक्निकली और ऑब्जेक्टिवली। मीन्स के लिंग्विस्टिक के जो लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, लिंग्विस्टिक के लैंग्वेज के जो फीचर्स हैं, लैंग्वेज की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स आर साइंटिफिक। वो सारी चीज़ें साइंटिफिकली हैं और उनके अकॉर्डिंग आप लिंग्विस्टिकली उन चीज़ों को, उन मेथोडोलॉजीज को अप्लाई करते हुए उसको एनालाइज करते हो, तो वो ऑब्जेक्टिव और लिंग्विस्टिक अप्रोच कहलाते हैं। Okay, Geoffrey Leach, Widdowson, Halliday, Barry, Bradford, among other key present linguistic approach to style। ये वो critics हैं, theorists हैं जो कि linguistic approach को follow करते हैं। And literature was traditionally appreciated non-technically and the critic dependent on his superior vision and arbitrary good taste of the reader। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हो रही है इस सेंटेंस में कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल था, ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्टाइल है, उसमें हम नॉन टेक्निकल होते हैं, हम आर्बिट्रेरी होते हैं। आर्बिट्रेरी मीन्स बेस्ड ऑन रैंडम चॉइसेस रादर देन एनी रीज़न और एनी लॉजिक। तो उसमें हम आर्बिट्रेरी होते हैं, हम नॉन टेक्निकली, अनसाइंटिफिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं। और जबकि लिंग्विस्टिक अप्रोच में हम टेक्निकल होते हैं और चीज़ों को साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। देयर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक कंसेप्ट ऑफ स्टाइल, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, लास्ट पे एक डेफिनेशन है विडोसन की, who speaks of the relationship between of two disciplines of linguistics and literature। दो डिसिप्लिन की बात करता है विटोसन, और दो डिसिप्लिन कौन कौन से हैं? लिंग्विस्टिक है, लिटरेचर है। इस पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, जो कि लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर में एक लिंक क्रिएट करता है। ही सेज दैट स्टाइलिस्टिक इज एन एरिया ऑफ मेडिएशन बिटवीन टू डिसिप्लिन्स। दो डिसिप्लिन्स को जोड़ने का काम करता है, उनमें एक कनेक्शन क्रिएट करता है। एंड द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट्स दिस कॉन्सेप्ट। जो ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें देखिए दो डिसिप्लिन्स मेंशन किए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिंग्विस्टिक्स क्या है? लैंग्वेज है, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिटरेचर है। तो ये दो डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स हैं, और इन दोनों में स्टाइलिस्टिक्स जो है वो ब्रिज का काम करता है, इन दोनों में लिंक क्रिएट करता है। बिकॉज जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम लैंग्वेज को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो फ्रॉम लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, लिंग्विस्टिक अप्रोचेस के थ्रू हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो वो स्टाइल, क्योंकि ये हम स्टाइल में इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो स्टाइलिस्टिक्स जो है वो बेसिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म या फिर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक में या फिर लिटरेचर और लैंग्वेज में एक लिंक क्रिएट करता है। सो दिस इज द फोर्थ अप्रोच और फोर्थ थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं, हम अनबाइस्ड होते हैं, हम साइंटिफिक होते हैं, हम लिंग्विस्टिक मैथडोलॉजीज और अप्रोचेस को यूज़ करते हुए टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। और ये जो है बिल्कुल ऑपोजिट होता है ट्रेडिशनल अप्रोच से, जो लास्ट वाली थ्योरी है। और ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ जो है लिंग्विस्टिक और लिटरेचर में एक लिंक भी क्रिएट करती है, दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में लिंक क्रिएट करने का काम करती है, मेडिएट करती है इन दोनों डिसिप्लिन्स को। सो दीज आर द फोर अप्रोचेस और थ्योरीज of stylistics. If you have any question about this topic, then you can ask. No ma'am, no question. Okay, चलिए मुझे अटेंडेंस लेने दें, फिर आप लोग लेफ्ट करिएगा। अभी लेफ्ट मत कीजिएगा, मैं अटेंडेंस लेने लगती हूँ आप लोगों को। जी मैम।
Okay, class, you can leave now. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज मैम.